चट्टान के अंतर्गत देखा जाए तो आग्नेय चट्टान हम लोग समझ पाए थे, इसके बाद अवसादी परतदार चट्टान का नंबर आता है। तो जो अवसादी या परतदार चट्टान है, नाम से ही स्पष्ट आप कर सकते हैं, लिखा गया है अवसादी। अवसादी मतलब जो जीवों के, वनस्पतियों के या चट्टानों के अवशेष से निर्मित होने वाली चट्टान होती है, उसी को अवसादी चट्टान कहते हैं। परतदार का मतलब होता है कि जो चट्टान परतों के रूप में धीरे धीरे बिछती है, जमा होती है, उसी को हम लोग परतदार के नाम से जानते हैं। इसके अगर देखा जाए तो विशेषताओं से प्रश्न कभी कभी बनता है, तो विशेषताएं अगर हम लोग देखें तो सबसे पहली जो विशेषता आती है कि ये कोमल प्रकृति की होती है, कोमल प्रकृति की होती है। इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, जीवाश्म पाए जाते हैं। इसके बाद देखा जाए कि कोमल प्रकृति, जीवाश्म पाए जाएंगे, इसके बाद इसका विस्तार जो पाया जाता है वो खासकर पृथ्वी के ऊपरी भागों में सबसे ज्यादा पाया जाता है। मतलब ये चट्टानें कोमल प्रकृति की हो गई तो साफ साफ है कि प्रवेश्य होंगी। प्रवेश्य मतलब अभी आप लोग देखे थे आग्नेय चट्टान अप्रवेश्य थी और ये क्या हो जाएगी, प्रवेश्य हो जाएगी। प्रवेश क्यों हो जाएगी कि जब कोमल प्रकृति की होगी, कठोर रहेगा नहीं तो पानी या जल उसके रंध्रों से होते हुए अंदर की तरफ प्रवेश हो जाएगा और वो दलदल या कीचड़ के रूप में विद्यमान हो जाएंगी। तो कोमल प्रकृति, जीवाश्म पाए जाते हैं, किसकी विशेषताएं हैं, अवसादी चट्टानों की। इन्हीं अवसादी चट्टानों का देखा जाए कि अवसादी चट्टानों का जो पूरा पृथ्वी है, उस पृथ्वी में या पूरे क्रस्ट में देखा जाए, क्रस्ट मतलब भूपरपटी, भूपरपटी या क्रस्ट में देखा जाए कि कितना योगदान होता है क्रस्ट में। तो क्रस्ट में इसका योगदान अगर हम लोग देखें तो 2/3 भाग सीधा सीधा आपका चला जाता है, किसमें, 2/3 भाग चला जाएगा आपका आग्नेय चट्टानों में। जो भाग बचेगा वो भाग किसमें आ जाएगी, अवसादी चट्टानों में। तो 2/3 का जो भाग बचेगा वो हो जाएगा। तो आपसे जो लेकिन सर्वाधिक प्रश्न बनते हैं वो भूपरपटी से न करके बल्कि जो यहां से प्रश्न बनता है वो भूपृष्ठ से बन जाता है, भूपृष्ठ से बन जाता है, जिसे हम लोग सॉइल सरफेस कहते हैं। सॉइल सरफेस के नाम से जानते हैं। सॉइल सरफेस की अगर हम लोग बात करें तो ये पृथ्वी का बिल्कुल बाहरी भाग होता है, जो बाहरी आवरण होता है। जैसे हम लोग ले लें कि ये हमारी पृथ्वी हो गई, ये केंद्र हो गया, और ये जो भाग ऊपर का भाग बचता है, जो जिसपे पेड़ पौधे, घास, खेत सब पाए जाते हैं, इसी को भूपृष्ठ या सॉइल सरफेस के नाम से जानते हैं। तो जो सॉइल सरफेस होता है उस पर सर्वाधिक विस्तार किस चट्टानों का होता है, ऐसा प्रश्न आप लोगों से आता है तो होता है अवसादी का 75%। या इसी को प्रश्न आ जाता है 3/4 भाग जो होता है वो किसका होता है, भूपृष्ठ पर किसका होगा, अवसादी चट्टान का। वहीं देखा जाए कि भूपरपट्टी या क्रस्ट में इसका योगदान, तो क्रस्ट में इसका योगदान बहुत ही कम हो जाता है, क्रस्ट में योगदान। और जो आग्नेय देख रहे थे या हम लोग रूपांतरित चट्टान देखेंगे, आग्नेय और रूपांतरित दोनों चट्टानों को मिला दिया जाए तो 25% ही बस मात्र भाग बचता है इस भूपृष्ठ या सॉइल सरफेस पे। तो इस प्रकार से हम लोग देखें कि जो इसका विस्तार है वो भूपरपट्टी या क्रस्ट में बहुत न्यूनतम हो जाता है, लेकिन भूपृष्ठ या सॉइल सरफेस पर अधिकतम होता है। अब हम लोग आगे की तरफ चलें तो हम लोग देखेंगे कि जो ये अवसादी चट्टानें, इनका विस्तार कहाँ पर होता है, इनका निर्माण कैसे होता है, ये कौन चट्टानों को हम लोग अवसादी चट्टान के नाम से जानेंगे। तो अवसादी चट्टान कौन कौन सी हो सकती हैं, इन्हें हम लोग देखें तो जो हमारा मूल भारत था, ये हम लोगों का मूल भारत था। इस मूल भारत के ऊपर देखा जाए तो पूरा यहाँ पर पामीर का पठार हो जाएगा, जिसे विश्व की छत कहते हैं। ये हमारा हिमालय बन जाएगा और इसके बाद देखा जाए तो ये पूरा भाग तिब्बत का पठार है। तो यहाँ से जब नदियाँ निकलती हैं तो ये नदियाँ निकलकर इस भाग में प्रवेश करती हैं। इधर से निकलने के बाद नदियाँ इन भागों में गिरती हैं। तो ये जो भाग था उस समय वो था टेथिस सागर, टेथिस सागर था। और ये जो तटवर्ती भाग हम लोग देख रहे हैं, ये पूरा तटवर्ती भाग भी
तब भूमियां नहीं थी, जिसे हम लोग वर्तमान में पुलिन या बीच के नाम से जानते हैं, जो समुद्री किनारा होता है। तो जो ये पूरा टेथिस सागर देख रहे हैं, जो भूमियां देख रहे हैं, इसके बाद जो नदियां हैं, चाहे महानदी ले ले, कृष्णा ले ले, कावेरी ले ले, कोई भी नदी आप लोग लेंगे, गोदावरी ले लें, कोई नदियां ले लें, उन नदियों के बेसिनों में जिन चट्टानों का विस्तार होता है, वो भी चट्टान कौन सी होती है? अवसादी या परतदार होती है। देखते हैं कैसे। अगर हम लोग देखें कि इन भागों का विस्तार कैसे होता है, तो देखा जाए कि जो भी नदी निकलेगी वो नदी हमेशा ऊंचे भागों से, पर्वतों से, पहाड़ों से, पठारों से निकलती है। निकलने के बाद हम समझें कि ये ऊंचा भाग है और ये भाग नीचा हो गया। तो जो पृथ्वी का जो भाग ऊंचा होता है, उस ऊंचे भाग को हम लोग महाद्वीप नाम देते हैं। वो महाद्वीप का भाग रहा। और जो हम लोग भाग देख रहे हैं, जो भाग नीचे था, उन नीच भागों में जल भरने के वजह से, क्योंकि ऊपर से पानी या जल हमेशा आके नीचे भागों में भरेगा, तो इसे हम लोग देखें तो ये महासागर बना। इसीलिए जो महाद्वीप और महासागर होते हैं वो प्रथम श्रेणी के उच्चावच भी होते हैं पृथ्वी के, क्योंकि सबसे ऊंचा भाग महाद्वीप और नीचा भाग महासागर। और देखा जाए तो पृथ्वी के प्रथम श्रेणी के उच्चावच महाद्वीप और महासागर होते हैं। अगर देखा जाए तो बारिश जब होती है इन महाद्वीपों पर, बारिश होगी ऐसे, तो बारिश जब इन पर गिरेगी तो ये इन भागों को काटेगा, अपरदित करेगा। ये जो भाग है इनको अपरदित करेगा, काटेगा, और काट के कहां पर लाएगा? तो नदियों के माध्यम से लाकर इन बेसिनों में जमा करेगा। मान ले हम लोग टेथिस सागर में जमा कर रहा है और हिमालय की तरफ से या तिब्बत के पठार से कोई नदी निकल रही है, ला के ऐसे जमा कर दिया। लेकिन ये जो प्रक्रिया, ये सर्वाधिक प्रक्रिया कब होगी? तो बारिश के समय में होगी, बरसात में, गर्मियों में न्यूनतम हो जाएगी। फिर जब बारिश आएगी तो फिर पुनः ये फिर से काटेगी और ये लाकर इन भागों में जमा करेगी। धीरे धीरे करके इन भागों में जमा करती चली जाएगी। तो हम लोग देखें कि ये एकाएक भागों को काट कर ला के जमा कर रही है कि धीरे धीरे परतों के रूप में ला के जमा कर रही है। तो आपका उत्तर आएगा कि परतों के रूप में, परतों के रूप में। स्वाभाविक बात है कि जो परतों के रूप में विस्तृत हो रहा है, चट्टानों का एक क्रम बन रहा है परत के रूप में, तो इसका नाम हम क्या रख देंगे? परतदार रख देंगे। अब हमको देखना है कि ये जो स्थल खंड है, इन्हीं स्थल खंडों पर जैसे कुछ जानवर जन्म लेंगे। मैं कुछ जानवर बना ही देता हूं, कोई अच्छा जानवर बने। कोई जानवर इस तरह से बन गया, ये जानवर इस पर घूमेगा। इसके बाद हम लोग देखें कि कुछ पेड़ पौधे विकसित हो जाएंगे इस पर। कुछ पेड़ पौधे इस तरह से विकसित होंगे, इनकी पत्तियां इन पे गिरेंगी, इनके मल मूत्र नीचे गिरेंगे, इनसे भी अपरदित होंगे, या इनके मरने के बाद जो अवशेष होंगे, या इसी पर आप लोगों को मैं बना दूं, आप लोग हो गए, इसी पे घूमोगे फिरोगे, कोई भी आप घूमो, इस पे चलेंगे टहलेंगे, तो इनके मरने के बाद जो अवशेष पैदा होगा, वो अवशेष फिर इन जल द्वारा, पानियों द्वारा फिर से बहाए जाएंगे और इन परतों में ये अवशेष भी निरंतर जमा होते चले जाएंगे और कोई जो नीचा भाग था वो धीरे धीरे करके भर गया। इनके मरने के बाद जो अवशेष बन रहा है, इन अवशेष के वजह से अवशेष बच रहा है, इन अवशेष के वजह से इन्हें अवसादी चट्टान के नाम से भी जाना जाता है। इसीलिए हम लोग देखें कि इनके अवशेष से या पेड़ पौधों के अवशेष से क्या क्या निर्मित होता है, उनको देखा जाए तो जो पेड़ पौधे होते हैं उनके दबने के वजह से, सड़ने गलने के वजह से जब सड़ गल जाते हैं तो प्राकृतिक गैस का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? प्राकृतिक गैस जो भी होगी, जैसे सीएनजी आप लोग लेते हैं, सीएनजी हो गई, या दलदली भूमियों से हम लोग देखें तो सीएनजी निकलती है। वैसे देखा जाए कि जो पेड़ पौधों के सड़ने गलने से बनती है वो एलपीजी हो जाएगी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस हो जाएगी, जिसमें प्रोपेन ब्यूटेन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो सीएनजी होती है उसमें मेथेन महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो जितनी भी प्राकृतिक गैसें होती हैं वो किस क्रम के चट्टानों में सर्वाधिक पाई जाएंगी? प्रश्न बन चुका है आप लोगों से, तो अवसादी पर या परतदार चट्टानों के क्रम में पाई जाएंगी। इसके बाद देखा जाए कि प्राकृतिक गैस के बाद जहां पर पेट्रोलियम हो गया, इसके बाद आप लोग ले लें डीजल हो जाएगा, या आप किरोसिन कह दें, या मिट्टी का तेल आप लोग कहते हैं,
किरोसिन हो गया, ये सब। और इसके नीचे जाने के बाद जो कीचड़ विस्तृत होता है, बिल्कुल ऊपरी सतह के कीचड़ को हम लोग उठा लें तो उसे हम लोग वैसलीन कहते हैं। जो हम लोग मुंह पे लगाते हैं, पढ़ेंगे उसको तो पेट्रोलियम जली लिखा रहता है, वैसलीन होता है, रिफाइन करके दिया जाता है। उससे नीचे हम लोग जाएंगे तो जो कीचड़ हमको मिलता है, उस कीचड़ से हम लोग देखें तो ग्रीस बनती है अच्छे क्वालिटी की, जो बेरिंग में आप लोग स्मूथ करने के लिए ग्रीस का यूज करते हैं, वो ग्रीस का निर्माण होता है। तो पूछ सकता है कि ग्रीस किस क्रम के चट्टानों में सर्वाधिक पाई जाएगी, तो अवसादी या परतदार। उससे नीचे जब हम लोग जाते हैं तो ग्रीस से नीचे मोम हमको प्राप्त होता है। मोम जो मोमबत्ती या कैंडल में आप लोग यूज करते हैं, तो ये सब जो भी पदार्थ हम लोग देख रहे हैं वो कहां पर मिलती है, अवसादी चट्टानों में। इन्हीं में ये तो सड़ने गलने की वजह से निर्मित हो रहे हैं, लेकिन बहुत से ऐसे पेड़ पौधे होंगे जो जल जाते हैं पृथ्वी के अंदर उथल पुथल होने के बाद, जाने के बाद। तो पेड़ पौधों के जलने से जो प्राप्त होगा, सड़ने से तो ये प्राप्त हो गया, जलने से जो प्राप्त होता है वो सामान्यतः कोयला होता है। और कोयला भी किसका उदाहरण होता है, तो कोयला भी अवसादी या परतदार चट्टान का उदाहरण होता है। और यही कोयला आगे चलकर जब अपने रूप को परिवर्तित करता है तो ग्रेफाइट, जो पेंसिल में आप लोग यूज करते हैं लीड, वो ग्रेफाइट, ग्रेनाइट नहीं, ग्रेनाइट आपकी आग्नेय चट्टान होगी, लेकिन ग्रेफाइट को देखा जाए तो कोयला से निर्मित होगी। यही जो बालू के रेत हैं, ये बालू के रेत आकर जमा होते हैं, तो इसी को हम लोग बलुआ पत्थर के नाम से जानते हैं। और इन पे जो मूंगा मरते हैं या मल मूत्र त्याग करते हैं, तो उससे निर्मित जो चट्टान होते हैं उसे हम लोग चूना पत्थर के नाम से जानते हैं। तो चूना पत्थर का निर्माण होता है, या चाक डोलोमाइट का होता है, चाक या डोलोमाइट का निर्माण होता है। ये सब जो भी चट्टान हम लोग देख रहे हैं, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, और इसके बाद चाक या डोलोमाइट, कोयला हो गया, और ये जो भाग हम पूरे देख रहे हैं, ये सब किसके उदाहरण है, ये सब के सब अवसादी या परतदार चट्टान के उदाहरण होते हैं। और इनका विस्तार हम लोग देखे ही है कि जो पृथ्वी का भूपृष्ठ है उस पर इसका विस्तार देखा जाए तो लगभग 3/4 या 75% के लगभग होता है। आगे हम लोग जब कायांतरित या रूपांतरित चट्टान पढ़ेंगे तो वहां हम आपको कोयला से रूपांतरित करके दिखाएंगे, इसके बाद चाक डोलोमाइट को दिखाया जाएगा, सबको रूपांतरित करके दिखाया जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट आप लोगों का। ओके, थैंक यू।